नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है अवलोकन। अंग्रेजी में इसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। किसी तथ्य अथवा घटना की वास्तविकता का ज्ञान तभी संभव हो सकता है जब उसे अपने सामने घटित होता हुआ देखा जाए। भौतिक विज्ञान में सत्यता की परख के लिए प्रेक्षण को महत्व दिया जाता है तथा वैज्ञानिक के लिए किसी तथ्य की विश्वसनीयता उसे अपने आंखों से देखकर ही होती है। प्राय दैनिक जीवन में भी चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर ही उनके विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैसे ऋतु परिवर्तन, सूर्य का प्रातः निकलना, सर्दी, गर्मी, बरसात आदि की पूर्ण जानकारी इन सबको देखकर ही होती है। इस प्रकार अवलोकन एक ऐसी विधि है जो तथ्य की वास्तविकता का ज्ञान कराती है। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषाओं का। अवलोकन शब्द अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है देखना अथवा निरीक्षण करना होता है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंध को जानने के लिए घटनाओं को ठीक अपने उसी रूप में देखना और उनका आलेखन करना अवलोकन कहलाता है। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं और हमारे समाजशास्त्री है C.A. मोजर के अनुसार वो कहते हैं कि अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का अधिक प्रयोग किया जाता है। दूसरे समाजशास्त्री है P.V. यंग के अनुसार वे कहते हैं कि अवलोकन आंखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। इस प्रकार इन सभी परिभाषाओं के आधार पर अगर देखा जाए तो अवलोकन में घटना का ज्ञान नेत्रों द्वारा किया जाता है और अवलोकन सदैव उद्देश्यपूर्ण तथा सूक्ष्म होता है और अवलोकन का उद्देश्य पारस्परिक संबंधों तथा कार्य कारण का पता लगाना होता है। तो इस प्रकार हमने अवलोकन का अर्थ और परिभाषा के बारे में जाना। इसके पश्चात अब हम अवलोकन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसका पहला बिंदु है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन में मानव ज्ञानेंद्रियों जैसे कान, वाणी, किंतु विशेष रूप से आँखों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा बिंदु है प्राथमिक सामग्री संकलन। अवलोकन की मुख्य विशेषता घटनास्थल पर जाकर वस्तु स्थिति को देखकर प्राथमिक सामग्री का संकलन करना है। तीसरा पॉइंट है सूक्ष्मता। अवलोकन का अर्थ केवल देखना ही नहीं है वरन घटना का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। फोर्थ बिंदु है कार्य कारण संबंध ज्ञात करना। अवलोकन का अर्थ केवल देखना नहीं होता है बल्कि उसका उद्देश्य कारण परिणाम के संबंध को जानना भी होता है। अर्थात अवलोकनकर्ता स्वयं घटना को देखकर अनिवार्य कारणों तथा परिणामों के मध्य संबंधों को स्थापित भी करता है। पांचवा बिंदु है आनुभविक अध्ययन। अवलोकन की विशेषता है कि यह कल्पना पर आधारित न होकर अनुभव पर आधारित होता है। छठा पॉइंट है वैज्ञानिक सुनिश्चितता। अवलोकन पद्धति स्वयं देखने पर आधारित है, अर्थात अवलोकनकर्ता अपने आँखों से घटना का निरीक्षण करता है और उसकी भली भांति जांच भी करता है। सातवां बिंदु है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष पद्धति भी अवलोकन की एक विशेषता है, जिसका अर्थ है कि अध्ययनकर्ता को सामग्री स्रोत से सीधे या प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, अतः इसमें मानव व्यवहार को समझाने की विशेषता भी पाई जाती है। इसका आठवां बिंदु है निष्पक्षता। वैज्ञानिकों के अनुसार अवलोकन विधि एक निष्पक्ष विधि है, क्योंकि इसमें
अनुसंधानकर्ता स्वयं घटनाओं को अपनी आंखों से देखकर तथ्य एकत्र करता है और वैज्ञानिक तथ्यों की पूर्ण रूप से जांच भी करता है। इसका अंतिम बिंदु है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकन के एक प्रकार सामूहिक अवलोकन के द्वारा सामूहिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस विधि के द्वारा सामूहिक व्यवहार का अवलोकन करके वास्तविकताओं से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है। इसलिए अवलोकन को सामूहिक व्यवहार के अध्ययन करने की एक विशेष विधि भी माना जाता है। इस प्रकार से हमने आज अवलोकन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे अवलोकन के प्रमुख रूप अथवा प्रकार। अवलोकन के प्रकार निम्नलिखित हैं। व्यक्तिगत अवलोकन, सामूहिक अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन को दो भागों में बांटा गया है, अनियंत्रित अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन। इसके पश्चात जो अनियंत्रित अवलोकन है उसके भी तीन प्रकार बताए गए हैं। पहला है पूर्ण सहभागी, दूसरा अर्ध सहभागी और तीसरा असहभागी अवलोकन। इस प्रकार से हम यहाँ पर इन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार है व्यक्तिगत अवलोकन। उपर्युक्त आरेख के अनुसार अवलोकन के प्रमुख दो प्रकार व्यक्तिगत एवं सामूहिक अवलोकन है। व्यक्तिगत अवलोकन को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अनियंत्रित अवलोकन, जिसमें अवलोकनकर्ता बिना किसी नियंत्रण के घटनाओं का अवलोकन करता है। अनियंत्रित अवलोकन के पुनः तीन प्रकार है। पूर्ण सहभागी अवलोकन, जिसमें अवलोकनकर्ता घटनाओं में स्वयं सम्मिलित होता है। दूसरा है अर्ध सहभागी अवलोकन, इसमें आंशिक रूप से ही अवलोकनकर्ता भागीदार होता है। और तीसरा है असहभागी अवलोकन, इसमें अवलोकनकर्ता घटनाओं में भागीदार नहीं होता है अपितु दूर से ही अवलोकन करता है। अब सर्वप्रथम व्यक्तिगत अवलोकन के प्रथम प्रकार अनियंत्रित अवलोकन के हम यहाँ पर विवेचना करेंगे। पहला बिंदु है अनियंत्रित अवलोकन। ये क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। यह व्यक्तिगत अवलोकन का ही एक प्रकार है, जिसमें अवलोकनकर्ता व्यक्तिगत स्तर पर किसी विशेष घटनाक्रम का अध्ययन करता है। अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं रहता है और वह घटनाओं का स्वाभाविक एवं वास्तविक रूप में अध्ययन करता है। इस अवलोकन में किसी भी प्रकार का बंधन एवं औपचारिकता का अध्ययन करता नहीं रखता है और इसमें किसी प्रकार की संरचना एवं नियोजन को निश्चित भी नहीं किया जाता है। अनियंत्रित अवलोकन कहलाता है। अनियंत्रित अवलोकन के तीन प्रकार है, जिनमें से पहला प्रकार है पूर्ण सहभागी अवलोकन। यह अनियंत्रित अवलोकन का प्रमुख प्रकार है, जिसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का ही एक अंग बनकर उनके प्रत्येक व्यवहार में सक्रिय भाग लेता है। और इसका प्रयोग सबसे पहले लिंडमैन ने सन 1924 में अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। पूर्ण सहभागी अवलोकन के गुण निम्न प्रकार से हैं, जिनको मैं आपको बिंदु के माध्यम से बताऊंगा। पहला है प्रत्यक्ष अध्ययन, दूसरा है सरल अध्ययन और तीसरा स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन। फोर्थ है सूक्ष्म अध्ययन, पांचवा है विस्तृत सूचनाएं, छठा है अधिक विश्वसनीयता, सातवां बिंदु है कुशलता का विकास और आठवां संवेगात्मक परिस्थितियों का अध्ययन। इस प्रकार से पूर्ण सहभागी अध्ययन के ये गुण कहलाते हैं। दूसरा बिंदु है अर्ध सहभागी अवलोकन। इसके अंतर्गत अर्ध सहभागी अवलोकन को सहभागी एवं असहयोगी दोनों प्रकार के अवलोकनों का समन्वित रूप माना जाता है, क्योंकि न तो पूर्ण सहभागिता संभव है और न ही असहभागिता संभव है, दोनों ही अव्यावहारिक है। इस प्रकार इस विधि के अंतर्गत अवलोकनकर्ता अध्ययन की आवश्यकताओं तथा घटनाओं और परिस्थितियों के अनुसार कभी सहयोगी बनता है तो कभी उसे असहयोगी बनना पड़ता है, जिससे उसका अध्ययन अधिकतम सफल
बन सके अर्ध सहभागी अवलोकन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नियंत्रित अवलोकन का। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता तथा सामाजिक घटनाएं दोनों पर नियंत्रण रखा जाता है। अवलोकन की संपूर्ण योजना पहले से ही तैयार कर ली जाती है और इसके बाद अवलोकन द्वारा सूचनाओं को एकत्र भी कर लिया जाता है। अर्थात अवलोकन की पूर्व प्रक्रिया निर्धारित करके नियंत्रित स्थितियों में कार्य संपन्न किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यह अवलोकन अधिक महत्वपूर्ण भी होता है। नियंत्रित अवलोकन का प्रयोग प्रायः बालकों के व्यवहार को जानने के लिए भी किया जाता है और इसके आधार पर उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देंगे, जैसे आक्रमण, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और झगड़ा आदि अनेक व्यवहारों को नियंत्रित अवलोकन द्वारा माप कर उनके आधार पर उनमें नकारात्मक व्यवहारों को कम किया जा सकता है और सकारात्मक व्यवहारों को बढ़ाया भी जा सकता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर नियंत्रित अवलोकन के बारे में जाना और अध्ययन किया। इसके पश्चात हम इसका दूसरा जो प्रकार है सामूहिक अवलोकन, उसका अध्ययन करेंगे। ये क्या होता है? तो सामूहिक अवलोकन नियंत्रित एवं अनियंत्रित दोनों ही अवलोकन का समन्वय होता है। यह कई व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण करके और सूचनाओं का आलेखन करने तथा एक केंद्रीय व्यक्ति द्वारा उनकी संकलित सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं प्रयोग करने पर निर्भर होता है। वास्तव में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1944 में जमैका में किया गया था, जिसमें जमैका निवासी शोधकर्ताओं को प्रत्येक महीने एक विशेष पहलू के अध्ययन के लिए प्रत्येक जिले में भेजा जाता था और ये शोधकर्ता आवश्यक सामग्री का संकलन करके केंद्रीय कार्यालय को भेज देते थे और वहाँ इस समस्त सामग्री पर विचार विमर्श हेतु विचार गोष्ठी आयोजित भी की जाती थी और उसके बाद निष्कर्ष प्रकाशित किए जाते थे। इसके अंतर्गत जब अनेक विषयों के विशेषज्ञ एक ही घटना का अवलोकन करते हैं तो उनके अध्ययन के दृष्टिकोण में भी भेद होता है और वे एक ही समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। कालांतर में विशेषज्ञ अवलोकनकर्ता विचार विनिमय द्वारा समस्या का एक समन्वित रूप विकसित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे अध्ययनों को सहकारी शोध अथवा अंतःशास्त्रीय शोध भी कहा जाता है। इसके पश्चात सामूहिक अवलोकन के कुछ उद्देश्य इस प्रकार से हैं। सामूहिक अवलोकन का मुख्य उद्देश्य अवलोकन निष्कर्षों में विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता का संचार करना होता है। व्यक्तिगत अवलोकनों के अध्ययनों में पक्षपात उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है, किंतु सामूहिक अवलोकनों में विभिन्न अवलोकनकर्ता एक ही घटना का अध्ययन भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। इस कारण परिणामों की विश्वसनीयता की परख भी की जा सकती है, अर्थात एक शोधकर्ता के परिणामों की सत्यता की जांच दूसरे शोधकर्ता के द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार से हमने आज व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही विधियों की बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।